वेलकम बैक दोस्तों। इस प्लेलिस्ट में हम ITI फिटर फर्स्ट ईयर ट्रेड के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कर रहे हैं। पिछली वीडियो से हमने मॉड्यूल वेल्डिंग शुरू किया है। वेल्डिंग ट्रेड की जानकारी हर फिटर के लिए बहुत ज़रूरी है, पर फिर भी मैं ये मानता हूँ कि वेल्डिंग ट्रेड यूनिक है और फिटर से थोड़ा सा अलग है। इसीलिए मैं हर वीडियो में कम प्रश्न लेकर आ रहा हूँ ताकि उन्हें एक्सप्लेन भी कर सकूँ और वीडियो भी लंबी ना हो। लास्ट वीडियो में हमने जितने प्रश्न किए हैं अब उससे आगे। विच फैक्टर डिटरमिन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग? कौन सा कारक वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग निर्धारित करता है? टाइप ऑफ जॉइंट्स, पोजीशन ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। इसका सही उत्तर है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सवाल क्या है और किस नज़र से इस सवाल को समझा जाए। जितनी मोटी आपकी इलेक्ट्रोड होगी उतना ही ज़्यादा आपको करंट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा में जाके वो पिघलेगी इलेक्ट्रोड। मैंने आपको कुछ सवाल पहले बताया था, ऊष्मा उत्पन्न का जो फॉर्मूला होता है I²RT। तो जितनी ज़्यादा मोटी इलेक्ट्रोड उतनी ही ज़्यादा उसको ऊष्मा चाहिए, जितनी ज़्यादा ऊष्मा चाहिए उतनी ज़्यादा आपको विद्युत धारा चाहिए होगी। तो आंसर तो समझ में आ गया कि डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है कि हम किस करंट को सेट करें। पर सिर्फ इतना ही समझना काफ़ी नहीं है दोस्तों। हम कभी भी करंट को एक खास मान पर सेट नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम यह निर्धारित कर दिया कि ये 100 एम्पियर पर ये इलेक्ट्रोड पिघलेगी। वो 99 पे भी पिघल सकती है, 105 पे भी पिघल सकती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम हमेशा एक करंट की रेंज बताते हैं। आप कभी इलेक्ट्रोड के किसी पैकेट पे देखना, उसमें लिखा रहता है कि अगर 2 mm की इलेक्ट्रोड है तो 80 से 100 एम्पियर आप करंट सेट करें आउटपुट पर। अगर 3 mm की है तो 100 से 140 करें, 4 mm की है तो 140 से 180 करें, 5 mm की है तो और ज़्यादा करंट सेट करें। हर इलेक्ट्रोड के बॉक्स पे अलग अलग मैन्युफैक्चरर अपनी इलेक्ट्रोड के बारे में लिखते हैं कि किस डाई की इलेक्ट्रोड कितने करंट पे सेट होगी। पर ये जो रेंज है ना 80 से 100, ये क्यों दी जाती है रेंज? क्योंकि हो सकता है आपका जो जॉइंट है उसका डिज़ाइन कैसा है, उसकी मोटाई कितनी है प्लेट की, किस वेल्डिंग पोजीशन में आप वेल्डिंग कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोड की लेंथ से तो खैर डिपेंड नहीं करता। लेकिन ऊपर के जो 2 ऑप्शन हैं इससे भी हम करंट को सेट करते हैं, लेकिन उस रेंज के अंदर अंदर। मान लीजिए आप 3 mm डाई की इलेक्ट्रोड को यूज़ कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरर आपको कह रहा है कि इसका रेंज रखना है 100 से 120। तो हेड डाउन वेल्डिंग पोजीशन में हो सकता है आप 100 एम्पियर पे करें और ओवरहेड वेल्डिंग में हो सकता है आप 115 एम्पियर पर करें। तो करंट सेटिंग आपकी पहले 2 ऑप्शन से भी होती है, लेकिन वो रेंज के अंदर अंदर होती है। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि हम करंट को किस आधार पर सेट करते हैं। सबसे सही उत्तर इसका डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड ही है, क्योंकि जैसे जैसे आपका डायमीटर मोटा होता चला जाएगा वैसे ही आपको करंट की भी ज़्यादा आवश्यकता होती चली जाएगी। तो ये भी समझना साथ साथ कि वो जो हमने करंट रेंज दे रखी है आपको किसी एक खास डायमीटर के लिए, उसमें भी करंट ऊपर और नीचे कब करना पड़ता है डिपेंड करता है कि आपका जॉइंट कैसा है, आपका वेल्डिंग पोजीशन कैसी है। पर इसका सही उत्तर है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। मैं आपको इतने डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि कभी कोई सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए और आप ये रटे हुए आंसर दे दें और पूरी डिटेल आपको ना पता हो, तो फिर इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243। व्हाट इज़ द OCV फॉर वेल्डिंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच रिड्यूसेस द मेन सप्लाई वोल्टेज 220 और 440 वोल्ट्स? अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए OVC क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 240 को कम करता है? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। इनपुट पर हमारे पास 220 आ रही होगी अगर सिंगल फेज़ की आपके पास मशीन होगी, और अगर 3 फेज़ की मशीन होगी तो इनपुट पर 440 वोल्टेज हो रही होगी और वो आउटपुट पर उसको कम कर देगा। हमसे ये पूछ रहे हैं OCV मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। जब आपने अभी आर्क नहीं बनाया है तो आपके दोनों टर्मिनल पर कितनी वोल्टेज वो बता रहा है आउटपुट पर, ये पूछना चाह रहे हैं। वो आमतौर पर बताता है 40 वोल्टेज। 40 वोल्टेज तक हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो इसमें आंसर आपका 40 से 100 वोल्ट हो जाता है। 40 वोल्ट पर करंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आपको धातु ऐसी वेल्ड करनी है जो बहुत पतली है या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो हम इस वोल्टेज को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर आउटपुट की जो विद्युत धारा है यानी कि करंट है एम्पियर में, उसका मान कम कर देते हैं ताकि कम ऊष्मा उत्पन्न हो, वरना हमारी जो धातु जिसको हम वेल्ड कर रहे हैं उसमें और छेद हो जाएंगे। इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 244।
विच इज़ द वेल्डिंग मशीन डिजाइन टू सप्लाई बोथ AC एंड DC करंट फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड को उपयोग करके फेरस और अलोह धातु की वेल्डिंग के लिए AC और DC दोनों करंट की आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन की गई वेल्डिंग मशीन कौन सी है? देखिए, आपको ट्रांसफार्मर सेट भी AC और DC दोनों के मिल जाते हैं, अलग अलग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वही ट्रांसफार्मर सेट आपको AC भी दे सकता है आउटपुट पर और DC भी दे सकता है, ऐसा नहीं होता आपको, लेकिन दोनों के मिल जाते हैं। ट्रांसफार्मर सेट भी मिल जाते हैं जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है। मोटर जनरेटर सेट या इंजन जनरेटर सेट भी आपको AC और DC दोनों मिल सकते हैं। तो इस आधार पर कि कौन सी ऐसी मशीन है जो AC और DC दोनों विकल्पों में मिलती हैं, ऐसे तो इसका आंसर नहीं निकलेगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने लिखा है फेरस और नॉन फेरस, ठीक है, तो AC वाली, तो यहाँ पे AC तो लिखा नहीं है, जो हम ये कहते हैं कि नॉन फेरस में तो AC वाले काम नहीं करेंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब ट्रांसफार्मर सेट, जनरेटर सेट AC भी हो सकते हैं, DC भी हो सकते हैं, हो सकता है वो DC की बात कर रहे हो, तो अभी भी बात पूरी समझ में नहीं आई। एक और चीज़ लिखी हुई है इसमें, यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, जिस मशीन में सभी तरीके के इलेक्ट्रोड्स का आप उपयोग कर सकें, वो है रेक्टिफायर सेट। क्योंकि बाकी के नीचे तीनों जो भी आपको वेल्डिंग सेट दे रखे हैं, इसमें आप हर तरीके की इलेक्ट्रोड को प्रयोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप ट्रांसफार्मर सेट में, चाहे वो AC का हो या DC का हो, मोटर जनरेटर सेट में या इंजन जनरेटर सेट में आप लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मतलब उससे वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर है रेक्टिफायर सेट, जो आपको आउटपुट पर प्योर DC करंट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेफ्टी ऑपरेशन कैरिड आउट इन वेल्डिंग प्लांट शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा ऑपरेशंस के नाम बताएं। आप देख पा रहे हैं कि एक वेल्डिंग हो रही है, आर्क वेल्डिंग, इसको स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड जो है वो फिलर रॉड का भी काम करती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हिस्सा, ये आर्क है, जो वेल्डिंग की आर्क होती है, वो ये दिखाई दे रखा है। इस जॉब पे वेल्डिंग हो रही है, ये आपका वेल्डिंग होल्डर है, ये आपकी वेल्डिंग केबल है। ये क्या चीज़ है? ये है आपकी एग्जॉस्ट। जैसे आपने किचन में आजकल देखा है ना, एक चिमनी लगाई जाती है जिससे सारे का सारा धुआं उस चिमनी से बाहर निकल जाता है, ताकि वेल्डर को जो फ्यूम्स, जो गैसेस निकल रही हैं, उनसे वेल्डर को बचाया जा सके। हालांकि वेल्डर रेस्पिरेटर यानी कि नाक पे मास्क और हेलमेट और स्क्रीन ये सब लेके काम करता है, पर फिर भी एक्स्ट्रा गैसेस जो है वो आसपास ना हो, उसको हम एग्जॉस्ट से इस एक ट्यूब के द्वारा हटा देते हैं वहाँ से। हर जगह आपको ये नहीं दिखाई देगा, अच्छी फैक्ट्रियों में ऐसा होता है। तो इसका उत्तर देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। आपने चित्र तो देख लिया ना ये। अब नीचे के 4 विकल्प पढ़ते हैं। पहला विकल्प है कंप्रेसर यूज टू फोर्स आउट फ्यूजेस। ये कंप्रेसर नहीं है और ये फ्यूजेस नहीं लिखा है भाई, ये फ्यूम्स लिखा है। फ्यूम्स मतलब होता है धुआं, गैस। दूसरा ऑप्शन है कूलिंग द सरफेस ऑफ क्लियर गैस। कूलिंग करने का भी इसका काम नहीं है, ये खींच रहा है ना कि छोड़ रहा है। वाटर फोर्स्ड, यहाँ से पानी भी नहीं, पानी तो हम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है वहाँ पर वैसे भी पानी हम नहीं डाल सकते हैं। और कोई भी हवा उस तरफ नहीं डालेंगे आप। अगर हम हवा उसकी तरफ फेंकेंगे जहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, तो हमारी जो आर्क है तो ड्रैग हो जाएगी, भाग जाएगी, वेल्डिंग जहाँ वेल्डिंग करनी है वहाँ से कहीं और चली जाएगी। तो हम ना पानी, ना कंप्रेसर से, ना कूलिंग, कोई सरफेस, कोई हवा उसकी तरफ डाल नहीं सकते हैं। वहाँ से जो गैस उत्पन्न हो रही है उसे धीरे से निकाल सकते हैं वहाँ से, ताकि आसपास के इलाके में गैस और फ्यूम्स ना फैली हुई हों। फोर्थ ऑप्शन सही है, एग्जॉस्ट डक्ट है। ये एक ऐसी डक्ट है जहाँ से हम उत्पन्न होने वाली जितनी भी गैसेज हैं, जो वेल्डिंग से गैस उत्पन्न हो रही हैं, या फ्यूम्स कहते हैं उसको, ये फ्यूजेस नहीं है बच्चों, फ्यूम्स लिखा होगा, उसको वहाँ से निकाल सकें। तो ऑप्शन डी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 246। आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का पहचान करें। कहाँ लिखा है भाई? ओहो, सबसे नीचे लिखा है एक्स। तो दोस्तों आपके सामने जो ये चित्र है, ये है एसिटिलीन सिलेंडर का एक चित्र। एसिटिलीन सिलेंडर के नीचे हम एक सेफ्टी प्लग, जो एक्स मार्क कर रखा है, ये सेफ्टी प्लग है। यही सही उत्तर है आपका, जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्टील बॉटल, ये पूरी बॉडी जो है ये बॉटल नुमा, मतलब बोतल जैसी होती है, तो इसको स्टील बॉटल कह सकते हैं आप। इसकी पूरी बॉडी को, सिलेंडर को स्टील बॉटल कह सकते हैं। स्टील की बनी हुई होती है, बोतल शेप की होती है, इसलिए इसको स्टील बॉटल कह सकते हैं। पर ये जो नीचे जो आपको जहाँ एक्स लिखा हुआ है, ये तो स्टील बॉटल नहीं है ना। अगला ऑप्शन है वाल्व स्पिंडल। वाल्व लगी होती है सबसे ऊपर, हर सिलेंडर के सबसे ऊपर जो लगा होता है वो उसकी वाल्व होती है।
जो आपने देखा होगा पीतल की या कांसे की या ब्रॉन्ज की, ब्रास की, ऐसी वाल्व लगी होती है। तो स्पिंडल तो वाल्व का उस वाल्व में लगा होगा ना, नीचे तो नहीं लगा हो सकता, वो तो सबसे ऊपर लगा होगा। तो सी ऑप्शन भी गलत हुआ। लास्ट ऑप्शन है डिजॉल्व्ड एसिटिलीन, DA। अरे वो तो गैस का नाम है, वो तो अंदर जो भरी हुई है वो है ना डिजॉल्व्ड एसिटिलीन। ये जो नीचे जो हिस्सा दे रखा है वो डिजॉल्व्ड एसिटिलीन थोड़ा ही है। आपका सही उत्तर है सेफ्टी प्लग, ऑप्शन A। आज के इस वीडियो में हमने 246 क्वेश्चन तक किए। बचे हुए इस मॉड्यूल के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। मुझे इस बात का अंदाज़ा है फिटर के मेरे छात्रों कि आपको ये सवाल और इसके जो मैंने समझाया है वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। आज की इस वीडियो में आपका कोई संदेह हो, कोई सवाल हो तो निसंकोच मेरे से पूछना, मुझे उनके उत्तर देने में बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, गुड बाय।